नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल सिलेक्शन हेल्पलाइन पर। समुद्रगुप्त भाग 2 में हम जानेंगे समुद्रगुप्त की उपाधियों और व्यक्तिगत गुणों के बारे में। गुप्त वंश के महान सम्राट समुद्रगुप्त ने अनेक उपाधियां धारण की थीं, जो उनके विभिन्न गुणों और उपलब्धियों को दर्शाती हैं। इनमें प्रमुख हैं भारत का नेपोलियन वीए स्मिथ द्वारा दी गई उपाधि कविराज, उनके साहित्यिक अभिरुचि और विद्वत्ता के कारण; परमभागवत, वैष्णव धर्म के प्रति उनकी आस्था के कारण, जिसका उल्लेख गया और नालंदा से मिले ताम्रलेखों में है; विक्रमांक, उनकी वीरता और पराक्रम के लिए; अश्वमेधकर्ता, अश्वमेध यज्ञ करने के कारण। उनके सिक्कों पर पराक्रमांक, अप्रतिर्थ, व्याघ्र पराक्रमांक जैसी उपाधियां उत्कीर्ण हैं, जो उनके पराक्रम और अजेयता को दर्शाती हैं। उनका एक अन्य नाम अशोकादित्य भी था। उन्होंने अपने पिता चंद्रगुप्त प्रथम के समान महाराजाधिराज की उपाधि भी धारण की, जो उनकी संप्रभुता को दर्शाती है। अपनी माता कुमार देवी के लिच्छवी गण से संबंधित होने के कारण उन्होंने गर्व से लिच्छवी दौहित्र की उपाधि धारण की। जावा पाठ में उनका नाम तनत्रीक मंदका के नाम से भी प्रकट है। वैदिक धर्म के अनुसार असहाय और अनाथों को आश्रय देने के कारण उन्हें धर्म प्राचीर बंध भी कहा गया है। समुद्रगुप्त का शासन एक सुव्यवस्थित और कुशल प्रशासनिक प्रणाली पर आधारित था, जिसने उनके विशाल साम्राज्य को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गुप्त शासन का स्वरूप राजतंत्रात्मक था, जिसमें सम्राट सर्वोच्च सत्ता का उपभोग करता था। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का उद्गम स्रोत उसी के अधीन होता था। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त राजधर्म के अनुसार शासन करता था और जनमत को ध्यान में रखकर राज्य सत्ता का उपभोग करता था। गुप्त शासन राजतंत्रात्मक होते हुए भी जनहित और लोकरंजन के प्रति सतर्क और सचेष्ट था। यह दर्शाता है कि गुप्त शासक केवल शक्ति के बल पर शासन नहीं करते थे, बल्कि प्रजा की भलाई और उनकी स्वीकृति को भी महत्व देते थे। यह आदर्श राजतंत्र की अवधारणा को पुष्ट करता है, जहां शासक अपनी शक्ति का उपयोग प्रजा के कल्याण के लिए करता है। एक शासक के लिए अपनी प्रजा का समर्थन प्राप्त करना और उनके कल्याण को सुनिश्चित करना दीर्घकालिक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। समुद्रगुप्त ने इस संतुलन को समझा और उनकी जनहितैषी नीतियों ने साम्राज्य में सामाजिक स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा दिया, जिससे स्वर्ण युग का माहौल बना। सम्राट अपने सहयोग और परामर्श के लिए मंत्री परिषद का गठन करता था। मंत्रियों की नियुक्ति सम्राट द्वारा की जाती थी। अभिलेखों में सचिव या मंत्री को राजा की तीसरी आंख कहा गया है। मंत्रिपरिषद का प्रमुख कार्य सम्राट को परामर्श देना था और इसकी कार्यवाही गोपनीय रखी जाती थी। कुमारामात्य नामक अधिकारियों का संवर्ग था, जो सबसे बड़े अधिकारी थे। संधि विग्रहिक, विदेश मंत्री और महादंडनायक, सैन्य अधिकारी भी महत्वपूर्ण पद थे। हरिशेन समुद्रगुप्त के संधि विग्रहिक थे। दंडपाशिक और ध्रुवाधिकरण जैसे अधिकारियों का भी प्रमुख स्थान था। समुद्रगुप्त ने प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुबंधु को अपना मंत्री नियुक्त किया था। साम्राज्य को सुरक्षित तथा अक्षुण्ण रखने एवं बाहरी आक्रमण से सुरक्षा के लिए एक मजबूत सैन्य संगठन की व्यवस्था थी। सेना के 4 प्रमुख अंग थे: पदाति यानी पैदल सेना, रथारोही यानी रथ सेना, अश्वारोही यानी घुड़सवार सेना तथा गज सेना यानी हाथी सेना। गज सेना के प्रमुख को कटुक तथा अश्वारोही सेना के प्रमुख को भटाश्वपति कहा जाता था। साधारण सैनिकों को छाट कहा जाता था। समुद्रगुप्त की विशाल सैन्य विजय एक सुव्यवस्थित और बहुआयामी सैन्य संगठन के बिना संभव नहीं थी। 4 प्रमुख अंगों की उपस्थिति दर्शाती है कि गुप्त सेना आधुनिक सैन्य संरचनाओं के समान थी, जो विभिन्न प्रकार के युद्ध क्षेत्रों और रणनीतियों के लिए अनुकूल थी। विशिष्ट अधिकारियों के पदनाम सेना के भीतर विशेषज्ञता और पदानुक्रम को इंगित करते हैं। एक मजबूत सैन्य संगठन ने साम्राज्य के विस्तार और सुरक्षा को सुनिश्चित किया। समुद्रगुप्त का शासनकाल न केवल सैन्य विजयों के लिए, बल्कि कला, साहित्य और धर्म के संरक्षण के लिए भी जाना जाता है, जिसने गुप्त काल को स्वर्ण युग बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
समुद्रगुप्त को संगीत से बेहद प्रेम था। उन्हें कई सिक्कों में वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, जो उनकी संगीतज्ञता का प्रमाण है। उन्हें कुशल वीणा वादक और महान संगीतज्ञ कहा गया है। उनके दरबार में कई संगीतज्ञ एवं विद्वान थे, जिन्हें उत्कृष्ट स्थान व सम्मान दिया जाता था। वे स्वयं अपने जीवन के हर महत्वपूर्ण कार्य का प्रारंभ वीणा वादन के पश्चात ही करते थे। एक शक्तिशाली योद्धा और सम्राट का संगीत प्रेमी होना उनके व्यक्तित्व की गहराई और गुप्तकाल के सांस्कृतिक परिष्कार को दर्शाता है। यह केवल एक व्यक्तिगत रुचि नहीं थी, बल्कि यह भी इंगित करता है कि कला और संस्कृति को राजशाही द्वारा सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाता था, जो स्वर्ण युग की एक प्रमुख विशेषता थी। सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दर्शाया जाना उनकी इस पहचान को सार्वजनिक रूप से स्थापित करने का एक प्रयास था। शासक के व्यक्तिगत संगीत प्रेम ने निश्चित रूप से शास्त्रीय संगीत के विकास और उसके संरक्षण को बढ़ावा दिया होगा, जिससे गुप्त काल में संगीत का उत्कर्ष हुआ। समुद्रगुप्त ने साहित्य को खूब बढ़ावा दिया। उन्होंने कविराज की उपाधि धारण की। हरिशेन उनके दरबारी कवि थे, जिन्होंने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की। उन्होंने अपने दरबार में उच्च कोटि के विद्वानों को आश्रय दिया। प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुबंधु उनके मंत्री थे। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कुछ स्रोतों में कालिदास और आर्यभट्ट को समुद्रगुप्त के दरबार में बताया गया है, जबकि अधिकांश अन्य और अधिक विश्वसनीय स्रोत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि वे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह सर्वमान्य है कि कालिदास और आर्यभट्ट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार के नवरत्नों में से थे। कविराज की उपाधि धारण करना और हरिशेन जैसे विद्वान को संरक्षण देना समुद्रगुप्त की साहित्यिक अभिरुचि को दर्शाता है। यह शासक द्वारा ज्ञान और कला को दिए गए महत्व को उजागर करता है। शासक का साहित्यिक संरक्षण उस काल में धर्मनिरपेक्ष साहित्य के विकास में सहायक था। विद्वानों को आश्रय देना ज्ञान के प्रसार और बौद्धिक गतिविधियों को बढ़ावा देता था। समुद्रगुप्त ने धर्म को खूब बढ़ावा दिया। वे विष्णु के उपासक थे और उन्होंने परम भागवत की उपाधि धारण की। उनके शासनकाल में ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान हुआ। उन्होंने ब्राह्मणों को सहस्रों गायें दान में दी थीं। गुप्त शासकों ने विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के प्रति सहिष्णुता की नीति का पालन किया था। समुद्रगुप्त स्वयं सर्वधर्म संभाव रखते थे। उन्होंने बौद्ध विद्वान वसुबंधु को अपना मंत्री नियुक्त किया था और उन्होंने सिंहल के राजा मेघवर्मन को बोधगया में बौद्ध मठ बनाने की अनुमति दी थी। समुद्रगुप्त ने अपने समय में सोने से लेकर तांबे तक की मुद्राएं लागू की थीं। उन्होंने अपने शासनकाल में 7 तरह के सिक्कों को चलाया था। इन सिक्कों को निम्न नामों से जाना गया है: गरुड़, धनुर्धर, आर्चर, परशु, बैटल एक्स, अश्वमेध, व्याघ्रहंता, टाइगर स्लेयर, राजा रानी और वीणावादन, लयरिस्ट। गरुड़ मुद्राएं सर्वाधिक लोकप्रिय थीं। सिक्कों पर उत्कीर्ण अप्रतीर्थ, व्याघ्र पराक्रमांक जैसी उपाधियां उनके गौरवमय जीवन चरित्र का स्पष्ट साक्ष्य प्रस्तुत करती हैं। यह आपके सिलेबस के अनुसार गुप्त वंश के महान सम्राट समुद्रगुप्त के बारे में सामान्य अध्ययन है। मैं जसवीर सिंह आपको सभी प्रकार से आपका सिलेक्शन में सहायता करने के लिए सदैव तत्पर रहूंगा। इलेक्शन हेल्पलाइन आपका अपना YouTube चैनल है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।